सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, इस क्लास में आप लोग 50 प्रश्नों का एक ऐसा मॉक टेस्ट देखोगे जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान की और सामान्य हिंदी की तैयारी मजबूत बन जाएगी। तो इस शानदार लेवल का शानदार मॉक टेस्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो विजय दिवस की अगर बात करें तो ये तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। तो साथियों, किसकी सत्र में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1885 में साथियों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला सम्मेलन जो किया गया वो बंबई में किया गया और इसकी अध्यक्षता जो हुई थी वो व्योमेश चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों, पूरी सामान्य ज्ञान का हम लोग यहाँ पर इस क्लास के द्वारा रिवीजन करेंगे, तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मेरा उत्साह साथियों बढ़े और इसी प्रकार की क्लासेस में आपको और ज्यादा अवेलेबल करवा सकूं। तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है साथियों। और तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राइट आंसर भी बताना है आपको। चलिए, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी साथियों कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज इसका नाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान का नाम आप लोग बताना। उसके बाद देखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ साथियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, दूसरा 1931 को हुआ, तीसरा 1933 को हुआ। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए? तो लंदन में इनका आयोजन किया गया। यह बात आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? जो 1932 में हुआ था साथियों। 1931 में हुआ था, 32 में नहीं। मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए। यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये जो है कौन सा भाग में दर्शाया गया है? तो भाग 4 में दर्शाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नीति निर्देशक तत्व साथियों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गैलिना साथियों शीशे का अयस्क है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन, तो बॉक्साइट आपको बताना है। उसके अलावा गंधक का अयस्क आप लोग ध्यान रखेंगे, पाइराइट होता है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, विधान परिषद की अगर बात करें तो भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कहां पर है भाई? 6 राज्यों में है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। यहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों में कुल कितनी सदस्यों की संख्या है? तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसमें समृद्ध है? यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो देखिए यहां पर बात करें गाजर में जो पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए किसी की बॉडी में तो साथियों उसमें रतौंधी रोग हो जाता है। उस शरीर में एक रोग होता है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से। और वृद्धि भी रुक जाती है। जो इंसान की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो भी विटामिन ए की कमी से रुक जाती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए,
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। देखिए पहले अगर तीर्थकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, यही जैन धर्म के संस्थापक कहलाए जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, लेकिन जैन धर्म के चौथे तीर्थकर की बात करें 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे, और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोग एक बार क्लास को भाई शेयर कर देंगे। चलिए, फ्रीडम इन एक्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रीडम इन एक्जाइल नामक अगर पुस्तक की बात चल रही है तो इसके लेखक साथियों कौन है, दलाई लामा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों विलियम शेक्सपियर की एक पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये बहुत पूछी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनकी एक पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, पोस्ट ऑफिस, किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गांधी एंड स्टॉलिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लुई फिशर है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों आपको जो पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग ने अगर ध्यान रख लिया तो परीक्षा बहुत ही आसानी के साथ फतेह हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनियमन दर क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या दर थी, 1:64 के अनुपात में थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा 1:64 या 64:1 हो जाएगा। चलिए, अगर 1/64 1:64 आ जाए तब भी आपका उत्तर होगा, 64/1 है तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि तमाशा नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तमाशा साथियों कहाँ का नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर। तो तमाशा की बात करें तो ये तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र का जिक्र है तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है मिशन वात्सल्य, आपको ध्यान रखना है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना कहां पर शुरू की गई है, तो यह भी साथियों महाराष्ट्र में ही शुरू की गई है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ब्राजील की राजधानी कहां पर है, यानी कि ब्राजील की राजधानी क्या है। तो ब्राजील की राजधानी की बात करें ब्राजीलिया हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों यहां पर कुछ राजधानियां मैं आपको बता रहा हूं। उत्तरी कोरिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है सियोल है। अल्जीरिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है अल्जियर्स है। और जाम्बिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है लुसाका है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये आपको बताना है, बताइए। तो अगर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार की बात करें तो सुब्बा लक्ष्मी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 15.41% थी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो बाल जनसंख्या जो है वो 15.41% थी। उसके बाद देखिए कि सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर शासक था। तो साथियों आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों 326 ईसा पूर्व की, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी जो पार करी थी, पहले बस सिंधु नदी पार करी, उसके बाद भारत पर जो हमला किया है उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था, उस समय भारत पर घनानंद का शासन चल रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे, आपको ध्यान रखना है। घनानंद की बात करें तो ये तो नंद वंश के अंतिम शासक थे, लेकिन संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न कि बैकहैंड शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बैकहैंड शब्द की बात करें तो ये तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि स्ट्राइक शब्द किससे संबंधित है, तो बेसबॉल से संबंधित शब्द है। क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं, चाइना मैन है, स्टंप है, एलबीडब्ल्यू है, और ये सारे तीनों शब्द साथियों क्रिकेट से संबंधित हैं। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि संगठन है और उसके सामने उसके मुख्यालय हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। चलिए, तो साथियों बात करते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में है, बिल्कुल सही। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है, बिल्कुल सही। लेकिन गैट का मुख्यालय लंदन में नहीं है। गैट का मुख्यालय साथियों कहां पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यह भारत की भाषाओं से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि 8वीं अनुसूची। चलिए,
अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न के पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की साथियों बात करेंगे, ये कहां पर स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा, मध्य प्रदेश का जिक्र है तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और उसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर साथियों है, इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो कौन सी अनुसूची है साथियों, पांचवी अनुसूची। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि संपत्ति का अधिकार आपको बताना है, एक मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक है, विधिक है, बताने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूं साथियों कई बार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो अब एक विधिक अधिकार बन चुका है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई। तो साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1831 में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई। तो अब उसके बाद साथियों आपके सामने जो है वो हिंदी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है कि हिम तरंगिनी किसकी रचना है। तो हिम तरंगिनी साथियों किसकी रचना है, आप लोग ध्यान रखेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साखी किस कवि की रचना है। तो साखी रहीमदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या सूरदास की। तो साखी की बात करें, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है, कबीरदास की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ लोग घर चले गए, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर कहते हैं कि 2 लोग घर चले गए या ठीक है 8 लोग घर चले गए, 5 लोग घर चले गए, तो यहां पर हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते थे। लेकिन यहां पर लोगों की संख्या नहीं बताई है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि देखने को मिल रही है। तो त्रुटि यहां पर साथियों कहां पर है, बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। तो बात करें इस पर्वतीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। सर्वस्व यहां पर नहीं आना चाहिए साथियों, इसकी जगह पर सर्वत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पूरा वाक्य आपका होना चाहिए इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो गलत कहां पर होगा, तो सर्वस्व आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का आपको चयन करना और कहावत को पूरा करना है। तो कहा जा रहा है साथियों कि अब के साथ, जब की सब के साथ, या जब की तंत्र के साथ, या जब के साथ, या किसके साथ। तो कौन सा सही शब्द आ जाएगा, अब की अब के साथ, तो जब की जब के साथ। यानी कि जो यहां पर आया वो यहां पर आया, जो यहां पर आया वो यहां पर आएगा। तो जब इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित कहावत को पूरा आपको करना है। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा जैसा। जैसा आएगा, कैसा आएगा या पैसा आएगा। तो यहाँ पर साथियों कौन सा शब्द आएगा, कैसा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के बादल काले काले केशों को देखा निराले नाचा करते हैं, हरदम पालतू मोर मत वाले। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, यहां पर कौन सा अलंकार है बताइए। तो बादल काले काले केशों को देखा निराले नाचा करते हैं, हरदम पालतू मोर मतवाले। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग इसमें से साथियों कौन सा शब्द है, द्वीप की अगर बात करें, अगर आपका उत्तर द्वीप है तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। बताइए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है,
उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो अनुत्तीर्ण होने की साथियों आशंका होती है, आशा नहीं होती है, शक नहीं होता है या संशय नहीं होता है। तो जो सबसे उपयुक्त वाक्य होगा, सबसे शुद्ध वाक्य होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, वह स्कूल गए, इस वाक्य में आपको काल बताना है, कौन सा काल है। देखिए वह स्कूल गया, काम तो हो गया, इसलिए ये जो होगा ये भूतकाल होगा। तो पूर्ण भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये पूर्ण भूतकाल होगा या सामान्य भूतकाल होगा? तो वह स्कूल गया, ये एक साथियों जो है वो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से आवाहन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है, यानी कि आवाहन शब्द का विलोम क्या होगा ये बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आवाहन शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो विसर्जन हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न के मुख्य बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति में साथियों कौन सा अलंकार है, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, मुख बाल रवि सम, तो यहाँ पर सम आ गया, सम आ जाए, समान आ जाए, या यहाँ पर ज्वाला सा आ गई, सा आ जाए, समान हो जाए, तो वहां पर साथियों उपमा अलंकार होती है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि वृद्ध शब्द का बहुवचन, यानी कि वृद्ध शब्द का अगर बहुवचन बनाएंगे तो वृद्धगण होगा, वृद्धजन होगा, वृद्धो होगा या वृद्ध वर्ग होगा। तो वृद्ध का अगर बहुवचन बनाएंगे तो वृद्धवन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्न वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि लग रही है? मैं सारी रात भर जागता रहा, कहां पर त्रुटि है? देखिए सारी रात भर नहीं होता, सारी रात होता है। तो अगर सारी रात लिख देते और अगर भर ना लिख दे तब भी आपका वाक्य पूरा हो जाता है, इसने इस शब्द में आकर यह गलती कर दी। चलिए, तो क्या हो जाएगा साथियों, कहां पर त्रुटि होगी? ऑप्शन नंबर ए वाले में त्रुटि होगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों कि दिए गए विकल्पों में से अधिकृत शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि अधिकृत का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? तो अधिकृत का विलोम साथियों क्या होगा? अनधिकृत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, दर्शन शब्द का बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, दर्शनो होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा या दर्शनो होगा। तो दर्शन की अगर बात करें, दर्शन जो है वो खुद में एक बहुवचन शब्द है, तो दर्शन का बहुवचन साथियों क्या होगा? दर्शन ही रहेगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य आपको कौन सा है यह बताना है। तो हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। वे विविध विषयों में परिचित हैं, बिल्कुल। लड़की ने जोर से हंस दिया, लड़की ने जोर से हंस दिया, बिल्कुल सही। इस विषय पर एक अच्छी पुस्तकें नहीं है, तो इस विषय पर एक अच्छी पुस्तकें नहीं है, ये आपका सही होगा या गलत होगा? तो साथियों कौन सा इसमें से आपको लग रहा है कि सही नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, यानी कि इसको गलत बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर पुस्तकें ना आकर पुस्तक आ जाता तो बिल्कुल सही वाक्य आपका हो जाता। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का चांदी का पर्यायवाची शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? तो चांदी के शब्द के पर्यायवाची की बात करें, चांदी को रजत कहते हैं, चांदी को रूपा भी कहते हैं, चांदी को रूपक भी कहते हैं, चांदी को सौध भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चांदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो रौप्य हो जाएगा। उसके अलावा नीचे जो 3 शब्द लिखे ये नहीं होगा, रौप्य हो जाएगा। देखिए मैंने आपको चांदी के शब्द रूपक बताए, रूपा बताए, सौद बताया, रजत बताया, रौप्य बताई। ये 4 से 5 आपको चांदी के पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, यम शब्द के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है, किसका? यम शब्द का, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? चलिए, तो जल्दी से देखिए साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो बात करें अगर साथियों, यम का समानार्थी शब्द कीनाश हो जाएगा, कृतांत हो जाएगा, अंतक हो जाएगा, लेकिन मानसौक नहीं होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि मुंह देखी करना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है क्या होता है। संकोच करना, पक्षपात करना, सिर चढ़ाना। तो जो पक्षपात करता है साथियों, उसको कहा जा सकता है साथियों कि मुंह देखी करना, मुंह देखी कर रहा है।
उसके बाद देखिए कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य आपको बताना है, कौन सा इसमें से विशेष्य है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए विशेष्य किसको कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें से विशेषता किसकी बताई जा रही है, उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि उपासक जो है वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा और ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगर लिख दिया जाता वे बहुत श्रेष्ठ उपासक है तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाता, लेकिन विशेष यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपासक हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए सही कहावत आपको पहचानना है, कौन सी है बताइए। अपना दीदा रोना अंधों के आगे खोना, अंधों के आगे खोना अपना दीदा रोना, अंधों में खोना और बाद में रोना, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। तो जो सही साथियों कहावत होगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है, इस वाक्य के लिए सही मुहावरा आपको बताना है, कौन सा होगा बताइए। चलिए, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी हो या डी होगा। देखिए यहाँ पर जो एक शब्द आया है साथियों, जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरों को भी बुरा समझता है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो डूबे शब्द आया है मैं आपको बता देता हूँ। डूबे का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, डूबे का जो अर्थ निकाला गया है वो बुरे व्यक्ति से निकाला गया है। यानी कि आप डूबे यानी कि स्वयं में जो बुरा होता है, वो जग डूबा यानी कि दूसरों को भी बुरा समझता है। तो जग डूबे का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरों को भी बुरा समझना हो जाएगा। और आप डूबे का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्वयं में बुरा होता है। यानी कि जो स्वयं में बुरा होता है दूसरों को भी वो बुरा ही समझता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, और क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का आपको चयन करना है। राजेश की बातों से पीड़ित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। तो पीड़ित होकर होना चाहिए, उत्तेजित होकर होना चाहिए, आंदोलित होकर होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द जो बिल्कुल उपयुक्त तो मुझे लग रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर बी वाला लग रहा है। पूरा वाक्य आपका कैसे बनेगा, तो राजेश की बातों से उत्तेजित होकर। तो कोई गलत बात करता है तो उत्तेजित हो जाता है, तो इसलिए राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो ये थे साथियों सामान्य हिंदी के और सामान्य ज्ञान के 25-25 यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।